हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3 पार्ट 2। लेक्चर 3 पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स है ना, और इलेक्ट्रिक सिंबल्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट हमने देख चुका था। देयर आफ्टर अमीटर, वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर, ये सारा हमें पढ़ना है। मैंने एक नई चीज़ ऐड की है, रेहोस्टर, मतलब ये नोट्स में मैंने ऐड किया है, तो आपको फ्रेश कॉपी ऑफ नोट्स मिल जाएगा। ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, ये अमीटर वोल्ट मीटर, इसको हम एक बार दोबारा अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें रेजिस्टेंस की और कनेक्टिविटी की थोड़ी नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, इसमें एक्चुअली क्या है कि हमने एक सर्किट बनाया है। इस सर्किट में हमने एक सेल का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। सर्किट में हमने एक सेल का इस्तेमाल किया है। हमें क्या करना रहेगा, हम एक सर्किट लेंगे जिसमें कंडक्टिंग रेजिस्टर हमने लिया है AB, जिसको हमने एक वोल्ट मीटर A to B जिसको कनेक्ट किया है। सर्किट में एक अमीटर हमने लगाया है, बैटरी का यूज़ किया है और स्विच का यूज़ किया है, ठीक है। हमने स्विच को ऑन किया और हमने इधर एक सेल के साथ सर्किट को रन किया। एक सेल के साथ सर्किट को जब रन करेंगे तो हम इसमें अमीटर और वोल्ट मीटर पे आने वाली रीडिंग को नोट कर लेंगे, ठीक है। आप अमीटर पे आने वाली रीडिंग को करंट I के नाम से नोट कर लेंगे और वोल्ट मीटर की रीडिंग को B के नाम से नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब हम B और I का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। फिर हमने क्या किया, हम सेकंड लेवल पे जाएंगे। अब की बार हम यहाँ पर एक सेल की जगह 2 सेल यूज़ करेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पर 2 सेल यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल को हम ट्वाइस कर लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स हम ट्वाइस करेंगे, पोटेंशियल को ट्वाइस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अमीटर और वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी, वो रीडिंग बाय द एक्सपेरिमेंट आप पाएंगे कि वो अमीटर की रीडिंग भी डबल होगी और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी डबल होगी। अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो इनका रेशियो बिल्कुल सेम वही रहेगा जो आपका पहले वाले केस में था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। अब हम इस सेल की जगह 3 सेल को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर एक सेल की जगह पर 3 सेल को कनेक्ट करेंगे, यानी कि हम पोटेंशियल को थ्राइस करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम सारे सेल सिमिलर कैपेसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। जब हम पोटेंशियल को थ्राइस करेंगे, फिर से एक बार मेज़र करेंगे अमीटर की रीडिंग को और वोल्ट मीटर की रीडिंग को, तो आपको मिलेगा कि अमीटर में जो रीडिंग है वो 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट रीडिंग हो चुका है और वोल्ट मीटर का रीडिंग भी 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रीडिंग हो चुका है, ठीक है। अगर आप इसका एक रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो फिक्स रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंट पोटेंशियल के साथ डिफरेंट करंट का फ्लो काउंट कर सकते हैं। अगर आप इसको एक टेबल की फॉर्म में रखेंगे और इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मैंने VI ग्राफ बनाया है, VI ग्राफ यानी कि ये अपना B है और ये I है, ठीक है। इधर क्या रिलेशन है, I और B का डायरेक्ट रिलेशन है। तो देखेंगे आप, अगर मेरा करंट 1I था और B 1B था, पोटेंशियल 1B था, लेकिन अगर करंट को 2I किया तो सेम प्रपोर्शन में पोटेंशियल भी 2B हो गया। करंट को 3I करेंगे, सेम प्रपोर्शन में पोटेंशियल भी 3B हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ओम्स लॉ ने हमें यही समझाया है कि अगर किसी सर्किट में कंडक्टिंग मटेरियल को यूज़ किया जाता है, कौन सी मटेरियल, ये ओमिक सब्सटेंस है जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो सेम प्रपोर्शन में करंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बोला था कि प्रपोर्शन सेम नहीं होगा, लेकिन वो केवल और केवल नॉन ओमिक सब्सटेंस के साथ होगा। ओमिक सब्सटेंस में हमेशा ये प्रपोर्शन सेम रहेगा, यानी कि अगर पोटेंशियल दुगना करेंगे तो करंट भी दुगना हो जाएगा। पोटेंशियल 3 गुना करेंगे तो करंट भी 3 गुना होगा और पोटेंशियल को अगर आधा कर देंगे तो करंट भी आधा हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन अगर ये सब्सटेंस नॉन ओमिक होगा तो इस तरीके का ग्राफ हमें नहीं मिलेगा। ग्राफ के बारे में हम पहले देख चुके हैं, नॉन ओमिक सब्सटेंस का ग्राफ, ठीक है। या तो ये नॉन ओमिक सब्सटेंस का अगर मैं BI ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो किस तरीके का एक रिप्रेजेंटेशन आएगा, एक आइडिया। हाँ, नॉन ओमिक सब्सटेंस का जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, ये ग्राफ कर्व फॉर्म में होगा। वो कर्व किसी भी तरीके से मूव कर सकता है, ठीक है। यानी कि इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ पोटेंशियल के साथ में करंट का इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होगा। देयर इज अनइक्वल चेंज इन करंट विद चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, रिजल्ट्स ऑफ ओम्स लॉ। मिस्टर ओम ने क्या बताया था? मिस्टर ओम ने बताया था कि करंट का पोटेंशियल के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। दूसरा, यहाँ से कंक्लूजन हमें क्या मिला था, वो कंक्लूजन हम समझ लेते हैं जो आगे काम आएगा। When the potential difference in a circuit is kept constant, ठीक है, अगर किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, the current is inversely proportional to that of the resistance of the conductor, ठीक है। तो करंट का रेजिस्टेंस के साथ में, है ना, कैसा रिलेशन है, इन्वर्स है। यानी कि अगर हम एक ही सेल को इस्तेमाल करें, अगर हम एक सिंगल सेल को इस्तेमाल करें, हमने एक सिंगल सेल को इस्तेमाल किया, ठीक है, और इससे हमने एक बल्ब कनेक्ट किया, तो हम देखेंगे जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होगा उसको देखेंगे। या फिर हमने 2 बल्ब कनेक्ट किए तो हम देखेंगे, 3 बल्ब कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे, तो आपको वेरिएशन अपने आप दिखने लगेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सर पोटेंशियल को फिक्स कर दिया क्योंकि हमने एक ही सेल कनेक्ट किया। लेकिन हमने सर क्या चेंज किया, हमने यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस को चेंज किया। अगर आप यहाँ पे एक अमीटर लगा लेंगे ना, तो आप देख पाएंगे कि ये अमीटर लगने के बाद में इस सर्किट में बिकॉज ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस करंट भी वेरी करने लगता है। यानी कि रेजिस्टेंस का, है ना, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, ध्यान रखना, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस का करंट के साथ में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। वैसे मैंने बताया था रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट है, करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो फ्लो का रुकावटों के साथ ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है, इनवर्स रिलेशन है। जितनी रुकावटें ज़्यादा होंगी उतना चार्ज स्मूथ फ्लो नहीं करेगा, चार्ज की रफ्तार कम होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम जो रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे ना, एक्चुअल में ये है क्या, अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट में अपना रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए वैसे तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं कि एक बच्चा है जो शैतान है, ठीक है। वो शैतान है ना, अगर हम उसको कहेंगे भाई तू बहुत आसानी से चेंज हो जा, सुधर जा, तो नहीं सुधरता, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है रजिस्ट करना, किस चीज़ को, चेंज को रजिस्ट करना, ठीक है। जितनी भी बॉडीज है ना वो चेंज को रजिस्ट करती हैं, वो चेंज को अडेप्ट नहीं करती, ठीक है। इसी तरीके से, है ना, मेटेलिक सब्सटेंस में भी रेजिस्टेंस पाया जाता है। अब मेटेलिक सब्सटेंस का रेजिस्टेंस क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो पहले हम बुकिश लैंग्वेज में इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। देखो एक कंडक्टर के अंदर, है ना, एक रजिस्टर के अंदर इस तरीके से ऑर्बिट होते हैं एटम्स के, डिफरेंट एटम्स है और इनके ऑर्बिट हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस ऑर्बिट में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस ऑर्बिट में मूव करता है इस तरीके से। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, यानी कि अगर ये आउटर मोस्ट सेल फुलफिल नहीं है और यहाँ पे लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इधर से मूव करता है, मूव करते करते इधर आ जाता है, कभी मूव करते करते इधर आ जाता है, मूव करते इधर आ जाता है, इधर आ जाता है, ऐसे ऐसे करके मूव करता रहता है इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिट के थ्रू, ठीक है, क्लियर है। तो अगर ये तो एक फ्री मोशन है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन अगर हम इसको डिफरेंट पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे, अगर हम इसको डिफरेंट पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर वो इस तरीके से मूव नहीं करेगा, फिर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से सिस्टमेटिक मूवमेंट होगा, क्लियर है। ये है फ्लो ऑफ करंट, ये है फ्लो ऑफ करंट। तो फ्लो ऑफ करंट के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक है ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन ये, और दूसरा इसका मूवमेंट, ये एक एटम के ऑर्बिट से दूसरे एटम के ऑर्बिट में जाता है। सर ये इसके ऑर्बिट से निकल के आसपास के एटम के किसी ऑर्बिट में जाएगा ना, जम करके तो नहीं जाएगा, हाँ बिल्कुल नहीं जाएगा, जम करके नहीं जाएगा, आसपास के एटम के ऑर्बिट में जाएगा। तो सर ये आसपास के एटम का ऑर्बिट ऐसा होना चाहिए ना जो इसको अलाउ करे कि भाई हाँ एंटर करो और आगे जाओ, बिल्कुल। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण कई सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से पास हो जाते हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली आसानी से पास नहीं होते। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और क्लियर करता हूँ। मान लेते हैं ये एक अपना एटम है जिसके पास ये अपना एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके आसपास में और भी कोई सारे एटम्स हैं, ठीक है, कई सारे ऑर्बिट्स हैं एटम्स के इस तरीके से जो इसको घेरे हैं। अब इनमें से अगर मैं मान लूँ कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले या ऑर्बिट जो हैं इस तरीके से हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है सारे, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी के भी रास्ते से गुजर कर जा सकता है, इसके पास मल्टीपल वेज हैं, ठीक है। अगर एक मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि जिसके अंदर इस तरीके के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स और एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी मात्रा में हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कंपैरेटिवली चार्ज बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा। यहीं पे अगर दूसरा एक सब्सटेंस है जिसमें कुछ, मैं कहूँगा कुछ एटम्स इसके नज़दीक के ऐसे हैं जिनका ऑर्बिट फ्री नहीं है इससे, तो हम देखेंगे कि ये इतना इजीली आसानी से मूव नहीं करेगा, इसके पास में केवल कुछ ही अल्टरनेटिव होंगे ऐसे 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 इस तरीके से जाने के। क्लियर है, समझ में? क्योंकि ये जो एटम है नज़दीक, ये तो फुलफिल एटम है ना, इनसे इलेक्ट्रॉन गुजर नहीं पाएगा, ठीक है। और भी डिफरेंट हो सकते हैं, और भी कम हो सकते हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपको समझना है एक्चुअली चार्ज कैसे ट्रेवल करता है। चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ट्रेवल करता है जो एक मेटेलिक सब्सटेंस में एक ऑर्बिट से निकलकर दूसरे ऑर्बिट की तरफ ट्रेवल करता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब बाजू वाला ऑर्बिट फ्री होगा, यानी कि स्पेशियस होगा, वो अलाउ करेगा जाने को, लेकिन बाजू के ऑर्बिट जितना कम स्पेशियस होंगे, यानी कि नज़दीक में जितनी हम कहेंगे कम ऑप्शंस हैं हमारे पास, उतने कम रास्ते गुजरने के होंगे। एक ये भी फैक्टर है जो करंट के फ्लो को या तो रोक सकता है या अलाउ कर सकता है, यानी कि रुकावट है, तो ये भी एक टाइप का रुकावट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं दोबारा से टॉपिक को यहाँ से लेता हूँ। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू द फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज द करंट थ्रू द मेटल्स, ठीक है। द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, collides with each other as well as with the positive ions represent in the metallic conductor, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, जैसे एक ये तो हमने एक एटम और एक इलेक्ट्रॉन की बात की थी, ऐसे कई सारे एटम्स के कई सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव करते हैं तो एक दूसरे से टकराते भी हैं। दिस collision tends to slow down the speed of electrons, ठीक है। इस collision के कारण इनकी स्पीड स्लो हो जाती है, hence अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसके कारण ये करंट के फ्लो को अपोज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी। अब हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ से ध्यान करेंगे, मैं मार्क करता हूँ, ये डेफिनेशन है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। ये क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर
वो प्रॉपर्टी या किसी भी मेटेलिक सब्सटेंस या मटेरियल के अंदर वो प्रॉपर्टी जो उसके अंदर से करंट के गुजरने को अपोज करती है। हमने केवल एक फैक्टर पढ़ा है, अभी कई सारे फैक्टर भी बाकी हैं, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को रोकती है, अवरोध बनती है, अपोज करती है, ये उसका क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। क्लियर है? यानी कि जब भी हम किसी सर्किट में कोई भी सब्सटेंस को यूज करेंगे तो उस सब्सटेंस की कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जो करंट के फ्लो को रोके, अवरोध बने, फ्लो ऑफ करंट में, फ्री फ्लो ऑफ करंट में, फास्ट फ्लो ऑफ करंट में अवरोध बने। उस कैरेक्टरिस्टिक्स को, है ना, उस रुकावट को, जो भी उसका कारण है, रुकावट के कई सारे कारण हैं, जो भी कारण है उस रुकावट को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ, रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है, द रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय द लेटर आर। कैपिटल आर से हम रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं, क्योंकि ओम ने इसको एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया, तो इसीलिए रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, ठीक है, जिसको सिंबॉलिकली हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रीक सिंबल है, ठीक है। हाँ जी, ओके। रेजिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी माना जाता है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट? तो रेजिस्टेंस इजीली हम बात करें तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर से करंट के फ्लो को रोकता है, दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, जो उससे करंट के फ्लो को अपोज करता है, हिंड्रेंस करता है, रोकता है, ठीक है। क्लियर है? रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है ओम। क्लियर है? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए रेजिस्टेंस का। हमने पढ़ा था B=IR, तो अगर मैं R की बात करूं तो R होगा B/I, सिंपल। क्लियर है? तो इसका मतलब है वोल्ट एम्पियर इनवर्स, इसको हम ओम कहते हैं, ठीक है, जिसको हम इस साइन से डिनोट भी करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है, होना चाहिए, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस है ना, रुकावटें हैं, रुकावट किन किन कारणों से हो सकती है या क्या क्या कारण हैं जो रुकावटों को असर डालते हैं, ठीक है। रुकावटें किन कारणों से कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो रुकावटों के कम या ज़्यादा होने के कई सारे कारण हैं। उनमें से पहला कारण है नेचर ऑफ मटेरियल यूज। ये अभी जस्ट जो मैंने डिस्कस किया था, एक मेटेलिक सब्सटेंस या एक मटेरियल के अंदर अपना एटॉमिक डेंसिटी, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक बॉन्डिंग, ये एक बड़ा रीज़न है जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आसानी से फ्लो करते हैं या कंपैरेटिवली स्लो फ्लो करते हैं। ये एक मेटल की अपनी स्ट्रक्चर है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी प्रॉपर्टी है। हर मेटल का अपना एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी होता है, नेचुरल होता है, ठीक है। क्लियर है? तो उस मेटल का जो नेचर है, ठीक है, कुछ मेटल ऐसे हैं जिनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और जो आसानी से करंट को फ्लो होने देते हैं, जैसे कि अपना कॉपर है, एल्युमिनियम है एंड सो ऑन, ठीक है। तो कंपैरेटिवली इनमें करंट बहुत तेज पास होगा। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जिनमें ऐसा नहीं होगा। नाइक्रोम है, क्लियर है, समझ में आया। कुछ मेटल हैं जो करंट को पास ही नहीं होने देते, जैसे कि अपना प्लास्टिक है, रबर है, ठीक है ना। ओके, तो नेचर ऑफ मटेरियल है, इसको हम पढ़ लेते हैं। सम मटेरियल क्रिएट्स लीस्ट हिंड्रेंसेस एंड हेंस आर कॉल्ड कंडक्टर। अब उन्होंने रिलेट कर दिया, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें बाय द नेचर, नेचुरल उनकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो करंट के फ्लो को कम रोक पाते हैं, कम रोकते हैं, उनको हम कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें तो सिल्वर, चांदी है ना, चांदी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर है। जितने भी कंडक्टर पाए जाते हैं इनमें चांदी एक नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, ठीक है। पहले टाइम में बड़े बड़े हवेलियों में, कोठियों में बिजली की कनेक्शंस के लिए चांदी के वायर का इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है, ठीक है। आज भी कुछ हवेलियाँ और महल आज भी हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर आज भी कुछ जगहों पर चांदी के वायर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी लाइन में, ठीक है। बट क्योंकि आपको पता है प्रीशियस है मेटल और काफ़ी एक्सपेंसिव है, इकोनॉमिक नहीं होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। हम कंपैरेटिवली थोड़ा कम कंडक्टिंग मटेरियल को मैनेज कर लेते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, ठीक है। चलिए,
while some other material creates more hindrances in flow of current, ठीक है, ठीक है, जबकि कुछ अदर मटेरियल हैं जो करंट के फ्लो में थोड़ा ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करते। तो इस अकॉर्डिंग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप खुद एक बार देख लेना। नाइक्रोम, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है लेकिन ये करंट के फ्लो को अलाउ करता है। ध्यान रखना, ये करंट के फ्लो को अलाउ करता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इसी कारण अब हम आगे पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट में जाएंगे, तो इसी कारण इसका इस्तेमाल हम हीटिंग एलिमेंट्स बनाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। हम या तो कुछ मिक्स मेटल्स को अलॉय बनाकर हम हीटिंग एलिमेंट्स बना सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं, या फिर हम नाइक्रोम का भी इस्तेमाल यहाँ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है। ये था नेचर ऑफ मटेरियल। जो नेचुरल है, हर मेटल का अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक डेंसिटी, है ना, एटॉमिक बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें हैं जिस कारण वो करंट के फ्लो को रोकता है और अलाउ करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं, एक बात डिस्कस करने वाले हैं हम। देखो, अगर सारे के सारे बच्चे पिकनिक के लिए एक पार्क में जाते हैं और पिकनिक के लिए एक पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर हम खेल रहे होते हैं और आप लोगों को क्या है, डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस दिए जाते हैं। पहला चैलेंज है कि एक छोटा सा पतला सा टनल है, काफ़ी लेंथी है, बहुत लेंथ है इसकी, बहुत ज़्यादा लेंथ है, से 20 मीटर। कंपैरेटिवली इसी क्रॉस सेक्शन का एक छोटा टनल है जिसका लेंथ है से 5 मीटर, है ना। अब मैंने आपको टास्क दिया कि भाई अपने पास में दो डिफरेंट टनल हैं, है ना, जिसका क्रॉस सेक्शन यानी कि ये मुंह का क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लेते हैं कुछ भी ए यूनिट है और इसका भी ए यूनिट, दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यानी कि ये बिल्कुल एक जैसे हैं, बीच में कहीं पे भी सकरा या फैला हुआ नहीं है ना। अब ये डिफरेंट टनल्स हैं, आपको टास्क दिया जाता है बच्चों को कि भाई आपको इस टनल से गुजरना है, आपको लाइन बनाकर सारे बच्चों को लाइन से और निकलना है और जल्दी है, सबको जल्दी निकलना है, ठीक है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पहला वाला है फर्स्ट लॉन्ग टनल, सेकंड है शॉर्ट टनल, है ना, इसमें से कौन से वाले टनल से बच्चे आसानी से गुजर के निकल पाएंगे और किस में बच्चों को परेशानी ज़्यादा होगी, ठीक है। दिमाग में एक इमेजिनेशन करो, एक टनल में काफ़ी सारे बच्चों की भीड़ है, काफ़ी सारे बच्चे हैं पार्क में, बच्चों की भीड़ है, एकदम से उनको दौड़ते जाना और फिर दौड़ के फिर एक टनल से गुजरना है ना, टनल से गुजर के दूसरे एंड पर पास आउट होना है, क्लियर है। मैं पूछता हूँ कि एक शॉर्ट टनल है ना, सेकंड, और एक लॉन्ग टनल है फर्स्ट, सेम क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया हमने यहाँ पे लिया है, दोनों का एक बराबर फेस है जिससे हमें गुजरना है, एक जैसा उनका पाथ है, ठीक है ना। अब मेरे को ये पूछना था कि इन दोनों में से किस में बच्चे आसानी से गुजर जाएंगे और किस में बच्चों को गुजरने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जनरली आंसर रहेगा कि सर ये लॉन्ग टनल है ना, इसमें कई सारे बच्चे गुजरेंगे तो यहाँ पे दिक्कत होगी और बच्चों को गुजरने में प्रॉब्लम होगी। कंपैरेटिवली अगर इन दोनों ऑप्शन में से बात करें तो कंपैरेटिवली शॉर्ट टनल में हमें आसानी रहेगी, क्लियर है, बिल्कुल। इसी तरीके से आपको समझना है यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर ये टनल एक्चुअल में क्या है, ये रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है। ये टनल एक्चुअल में क्या है, ये अपना रेजिस्टेंस वायर है, और बच्चे एक्चुअल में क्या है, ये बच्चे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स हैं या चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पर ये टनल एक्चुअल में टनल नहीं है, ये क्या है, ये अपना कंडक्टिंग रेजिस्टेंस वायर है, और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन है यानी कि चार्ज पार्टिकल है जो हमने बच्चे बोला, ठीक है। सर कौन सा मेटल है, कोई भी एक मेटल है, लेकिन ये दोनों सेम मेटल की टनल है, ठीक है। चाहे आप दोनों सिल्वर ले लो, चाहे दोनों एल्युमिनियम ले लो, चाहे दोनों कॉपर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है, ध्यान रखना, ठीक है सर, ओके। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो बच्चे आसानी से जवाब देंगे कि सर फ्रॉम द फर्स्ट वन ऑफ द लॉन्ग टनल इट feel difficulties to pass easily but from the second tunnel comparatively passed easily, क्लियर है। तो इसी बात को अगर हम अब अपने इधर जोड़ते हैं टॉपिक से, तो देखो क्या लिखा है, द रेजिस्टेंस, द रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टिंग मटेरियल के साथ में, रजिस्टर के साथ में रेजिस्टेंस की लेंथ क्या है, ठीक है। द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to the length,
रेजिस्टेंस और लेंथ का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस रुकावटें, दिक्कतें, परेशानियाँ उतनी ज़्यादा होगी, और लेंथ जितनी कम होगी रेजिस्टेंस भी उतना कम होगा। ठीक है, वी कैन से हियर द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर की लेंथ के साथ रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज़्यादा लेंथ ऑफ कंडक्टिंग सब्सटेंस या रेजिस्टेंस आप यूज़ करेंगे, रजिस्टर आप यूज़ करेंगे, यानी कि जो सब्सटेंस हम कंडक्टिंग सब्सटेंस एज अ रेजिस्टेंस मटेरियल यूज़ करते हैं उसको अपन रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो जो भी सब्सटेंस, जो भी मेटेलिक सब्सटेंस आपने यूज़ किया है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का, अगर एक लेंथी मटेरियल लोगे कंपैरेटिवली टू द शॉर्ट मटेरियल, तो लेंथी मटेरियल में रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा और शॉर्ट मटेरियल में कम रहेगा। ये दूसरा फैक्टर है, पहला हम कवर कर चुके थे, तो इसको हम लिख सकते हैं देयर इज द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज R इज प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कैसे ध्यान रहेगा सर? टनल से गुजरना है बच्चों को, बड़ी टनल होगी तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी और छोटी टनल होगी तो प्रॉब्लम कम होगी। बड़ी टनल में कठिनाइयाँ, रुकावटें ज़्यादा होती हैं, छोटी टनल में कम होती हैं। क्लियर है? चलिए, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फैक्टर में जाते हैं। अगर उसी केस में हम बात करते हैं, आपको गुजरना है ना जिस टनल से, आपको गुजरना है ना जिस टनल से, अब मैं बात करता हूँ उस टनल की लेंथ। तो हमने अभी तक तो लेंथ वेरी करती थी, या हमने दो डिफरेंट लेंथ ली थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम फिक्स लेंथ लेंगे। ठीक है, क्लियर है? फिक्स लेंथ लेंगे सर। फिक्स लेंथ का मतलब मैं बताता हूँ। फिक्स लेंथ का मतलब हमने दो डिफरेंट टनल तो ली से 5 मीटर ईच, लेकिन इस बार हमने इनका क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया। ये दोनों टनल से जिनमें से बच्चों को गुजरना है, दोनों 5 मीटर के हैं, लेकिन एक का क्रॉस सेक्शन A है तो एक का मान लेते हैं n टाइम्स ऑफ A है, कई गुना है, A से बड़ा है। ठीक है, एक का क्रॉस सेक्शन फेस जिसमें से गुजरना है वो A है और दूसरे का n टाइम्स ऑफ A है। ठीक है, चलिए अब आपको एकदम से दौड़ के सारे बच्चों को जाना और इस टनल से पार होना है। ठीक है, क्लियर है? तो बताओ कंपैरेटिवली किसमें डिफिकल्टीज होगी? सर ये तो छोटा सा फेस है, इसमें तो बड़ा मुश्किल से रैंक के निकल पाएंगे बच्चे, लेट के निकल पाएंगे, और यहाँ तो आसानी से खड़े होके दौड़ के भाग के निकल जाएंगे। हाँ, तो सर यानी कि जिसका क्रॉस सेक्शन छोटा है उसमें डिफिकल्टीज ज़्यादा है, और जिसका क्रॉस सेक्शन बड़ा है उसमें डिफिकल्टीज कम है। हाँ, डिफिकल्टीज का मतलब रेजिस्टेंस, रुकावटें। अच्छा, रुकावटों का रिलेशन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये फेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके साथ कैसा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा करोगे तो रुकावटें सर कम हो जाएंगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम करोगे तो रुकावटें ज़्यादा हो जाएंगी। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरीके से कंडक्टिंग सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को गुजरना होता है। ठीक है, जितना पतला वायर होगा, है ना, मैं बाकी के फैक्टर कांस्टेंट करता हूँ, मैं केवल वायर को थिकनेस के बेसिस पर रेजिस्टेंस बताता हूँ। ठीक है, अगर दो वायर पीसेस में एक थिक पतला है, एक ही मटेरियल का, बिल्कुल एक ही लेंथ का, और दूसरा कंपैरेटिवली बड़ा है, चौड़ा है, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और दूसरे का ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और बड़े एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले केस में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन 1 क्या था आपका? इक्वेशन 1 ये था R इज प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस और लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है सर, नेचर ऑफ मटेरियल, अरे नेचर ऑफ मटेरियल का तो डिफरेंट रिलेशन हो सकते हैं, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा। क्लियर है ना? हाँ, चलिए, तो आपको दो इक्वेशन मिल गई यहाँ पे। पहली इक्वेशन थी सर, पहली इक्वेशन थी R इज प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ज़्यादा, रुकावटें ज़्यादा, किसका? टनल का, वी कैन से टनल, इधर कंडक्टर का। ओके, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ में इनवर्स रिलेशन है। कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा गुजरने के लिए, रुकावटें ज़्यादा होंगी, ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, रुकावटें कम होंगी। ठीक है, क्लियर है क्या?
अब हम इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करेंगे तो आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिलाने से हमें मिलेगा R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, है ना। यहाँ पे आपको मिल जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। ये क्या है, ये एक रिलेशन है कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्ट और एरिया के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। ये एक रिलेशन है। जब एक रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है तो वहाँ पर क्या आ जाता है सर, वहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आता है। सर R तो कांस्टेंट था, अरे यार एक पर्टिकुलर मेटल का, एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ मटेरियल का, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एक पर्टिकुलर लेंथ विद अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, किधर भी देखो फिक्स रहेगा, ठीक है। क्लियर है, वो अलग कांस्टेंट है और ये अलग कांस्टेंट है, ठीक है। क्लियर है ना। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, यहाँ पर हमने लिखा इसको प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, इक्वेशन बन गया R इज इक्वल टू, ये P जैसा साइन है इसको कहते हैं रो, ROH रो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। सर अभी हमने 3 पॉइंट पढ़े थे ना, हाँ, पहला था नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा था लेंथ, तीसरा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ, तो सर हमने लेंथ देख लिया था, एरिया देख लिया था, ये रो क्या है, अरे एक्चुअल में ये रो नेचर ऑफ मटेरियल का ही फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, यहाँ पर रो क्या है ये हम अभी पढ़ेंगे, है ना। अभी हम इसको रो के नाम से पढ़ते हैं, वेयर ये रो है ना इज कांस्टेंट, यहाँ पर रो एक कांस्टेंट है, ठीक है। क्लियर है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। R क्या था, रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो सब्सटेंस है उसको कहते हैं रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एक फैक्टर है रेजिस्टिविटी, एक कारण है उसका रेजिस्टिविटी, ठीक है। क्लियर है बेटा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं, सर्किट में लगाते हैं रजिस्टर, जो भी मेटेलिक सब्सटेंस या जो भी अप्लायंसेस आपने यूज किया उसमें होता है रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। रजिस्टर के अंदर होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, जो रेजिस्टेंस अभी हमने पढ़ा था। रेजिस्टेंस के कई सारे कारण होते हैं, कई सारे कारण होते हैं, लेंथ ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, कई सारे कारण होते हैं, ठीक है। इनमें से एक कारण होता है रेजिस्टिविटी, बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर मटेरियल का नेचर के कारण होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्लियर है, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, क्लियर है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटेलिक सब्सटेंस, ठीक है। क्लियर है, मेटेलिक कंडक्टर, क्लियर है। इसकी SI यूनिट क्या है, इसकी SI यूनिट है रो और मीटर। सर ये कैसे डेवलप हुआ, अच्छा ओम मीटर, सॉरी, ये कैसे डेवलप हुआ इसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है ये हम देखते हैं, इसका मैं इसका डेवलपमेंट भी सिखाता हूँ और ये क्या है उसको भी बताता हूँ, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है, रेजिस्टेंस क्लियर है। रेजिस्टेंस का लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो एक इक्वेशन बनती है R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, और इक्वेशन को एक रिलेशन बनता है R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। इस रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो R इज टू रो L अपॉन ए, R इज टू रो L अपॉन ए। यहाँ पर सर रो क्या है, रो किसी भी एक मेटल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है जो फिक्स है, ठीक है, जो कांस्टेंट है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ एल्युमिनियम के एक पर्टिकुलर प्योर मेटल का जो रेजिस्टिविटी है वो फिक्स रहेगा, ठीक है, वो नेचुरल है, वो फिक्स है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। क्लियर है। ऐसे गोल्ड की एक पर्टिकुलर प्योर मेटल का जो रेजिस्टिविटी वो फिक्स है, कॉपर का फिक्स है, सारे सब्सटेंस का अपना एक फिक्स रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। क्लियर है। हाँ, रेजिस्टिविटी क्या है इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, रेजिस्टिविटी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक प्रॉपर्टी है किसका, किसी भी मटेरियल का। ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी मटेरियल का। जो सबसे पहले नेचर ऑफ मटेरियल मैंने पढ़ाया था ना, वो लगभग हम वहाँ पे इसी का एक हम बात करने वाले होते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी क्या है, अरे कुछ नहीं, उसका स्ट्रक्चर है ना, उसका स्ट्रक्चर, उसका एटॉमिक डेंसिटी, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका एटॉमिक बॉन्डिंग, उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
है ना, उसके इलेक्ट्रॉन्स के आउटसाइड में आसपास में कितनी ऑर्बिट्स हैं जो अलाउ करेंगे उसको जाने को। ये एक पर्टिकुलर मेटल का स्ट्रक्चर फिक्स रहता है ना, हर मेटल का अपना अपना स्ट्रक्चर है, लेकिन एक पर्टिकुलर मेटल का अपना फिक्स है। ठीक है, क्लियर है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अच्छा, एक बात करते हैं रेजिस्टिविटी के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो रेजिस्टिविटी है ना, अगर कोई सब्सटेंस हाई रेजिस्ट है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो अच्छा कंडक्टर है या नहीं है? नहीं सर, वो अच्छा कंडक्टर नहीं है। ठीक है, किसी सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी कम है, किसी सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी कम है तो वो अच्छा कंडक्टर है, किसी सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी बहुत कम है तो बहुत अच्छा कंडक्टर है। क्लियर है। ओके, चलिए हम अब जो यूनिट है रेजिस्टिविटी का उसको देखेंगे। हमने अभी देखा रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। क्लियर है। इससे हम ड्राइव करेंगे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L। क्लियर है। रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू R रेजिस्टेंस था ओम, एरिया की यूनिट अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट मीटर। क्लियर है। रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L। यहाँ पर R रेजिस्टेंस का यूनिट लिखा ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, हम SI सिस्टम में लिख रहे हैं, और लेंथ का यूनिट हमने लिखा मीटर। अब देखेंगे मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा रो मीटर। तो रेजिस्टिविटी का SI यूनिट है रो, सॉरी ओम मीटर, में रो बोल दिया, ये ओम है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी रो का SI यूनिट है ओम मीटर। क्लियर है, ये डेरिवेशन है इसका, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक हमने क्या किया, हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R इक्वल्स टू रो अपॉन L, जो अभी हमने ट्राइव किया था, वहाँ से हमने रो की वैल्यू निकाल लिया। रो का वैल्यू आया रो इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा अगर हम यूनिट वाइज इसको लिखें तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट है मीटर। ओके, मीटर स्क्वायर से एक टाइम मीटर कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी ओम इंटू मीटर। क्लियर। हाँ जी सर, चलिए आगे बढ़े। रेजिस्टिविटी क्लियर है। ठीक है, रेजिस्टिविटी, अच्छा हम रेजिस्टेंस को तो बदल सकते हैं पर हम रेजिस्टिविटी को नहीं बदल सकते। किसी एक मेटल का रेजिस्टिविटी नेचुरल है, कांस्टेंट है, फिक्स है, हम रेजिस्टिविटी को कभी नहीं बदल सकते। ठीक है ना। गोल्ड जब तक गोल्ड ही रहेगा, एक पर्टिकुलर प्योरिटी ऑफ गोल्ड अगर गोल्ड उस प्योरिटी का रहेगा तो उसका रेजिस्टिविटी वही रहेगा। हम मेटल को जब तक चेंज नहीं करेंगे अलॉय में, तब तक उसका रेजिस्टिविटी हम नहीं बदल सकते। हम रेजिस्टेंस को बदल सकते। कैसे? अरे हम लेंथ ज़्यादा बड़ा ले लें वायर का, एरिया कम ले लें या ज़्यादा ले लें। ठीक है, मेटल ही बदल लें। सब मेटल हम कॉपर का यूज़ कर लें, एल्युमिनियम का यूज़ कर लें, ठीक है, सिल्वर का यूज़ कर लें। इस हिसाब से हम रेजिस्टेंस तो बदल सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस सब्सटेंस के अंदर मेटल की जो रेजिस्टिविटी है उसको हम कोई भी नहीं बदल सकता। एक प्योर सब्सटेंस में उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी। ठीक है, आप चाहें तो उसको मिक्स कर सकते हैं, उसका अलॉय बना सकते हैं, देन आप रेजिस्टिविटी बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक प्योर मेटल का रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? नोट, इट इज नोटेड दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स upon the material at a given temperature. It does not depends upon the size and shape of the conductor. यानी कि अगर कंडक्टर छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं तो रेजिस्टिविटी, एक बात बताओ ना, अगर गोल्ड का एक स्ट्रक्चर इस तरीके से है, एक टुकड़े का, अगर बड़ा टुकड़ा लोगे तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज आएगा या ऐसा ही रहेगा? सेम रहेगा। तो रेजिस्टिविटी इस मेटल के पर्टिकुलर अपनी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब चाहे छोटा टुकड़ा उठाओ, बड़ा टुकड़ा उठाओ, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लेंथ बढ़ा दो, एरिया कम कर दो, बढ़ा दो, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा कंडक्टर के। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। आगे नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म है आपका टेम्परेचर। नेक्स्ट टर्म है टेम्परेचर।
रेजिस्टेंस पर अभी हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस पर किन किन चीज़ों का असर पड़ता है। पहला था नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा था लेंथ ऑफ कंडक्टर, फिर था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, जहाँ से हमने एक डेरिवेशन ड्राइव किया और डेरिवेशन ड्राइव करके हमने एक टर्म निकाला रेजिस्टिविटी। ठीक है, ओके। उसके बाद एक और फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को असर करता है, वो है टेम्परेचर। क्लियर है? टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है मैं आपको बताता हूँ। टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ सर डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? द रेजिस्टेंस, सर इसका एक्सपेरिमेंट, अरे इसका एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये खुद अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट का क्या है, कंक्लूजन है। ठीक है साहब। द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ध्यान रखना, हम प्योर मेटल्स की बात कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर्स या अलॉय के केस में ऐसा नहीं कह रहे। द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। Because at high temperature the kinetic energy of electron increases। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि साहब वो जो टनल से बच्चे गुजर रहे हैं ना, पीछे एकदम धूप पड़ती है, तेज धूप, एकदम तेज, एकदम गर्म धूप निकले तो भाई और धक्का मुक्की होगी और जूझने लगेंगे, सब धक्का देने लगेंगे, तो रफ्तार बढ़ेगी निकलने की या स्लो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपस में टकरा के हीट क्रिएट होने लगेगी। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है ना उनके अंदर वो ड्रिफ्ट होने लगते हैं, एक दूसरे से टकराने लगते हैं। अभी तो वो यूनिफॉर्म चल रहे थे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से वो तेज चलने लगते हैं, जिस कारण वो आपस में टकराने लगते हैं, ड्रिफ्ट होने लगते हैं। क्लियर है? हाँ जी, इस कारण रुकावटें बढ़ जाती हैं। टेम्परेचर कम कर दोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि टेम्परेचर कम करने पर जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है उसके साथ वो काम कर रहे हैं, नॉर्मल रेजिस्टिविटी से गुजर रहे हैं, वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यहीं पे हम कह सकते हैं इसका मतलब गिराने पर रेजिस्टेंस गिर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक टर्म आप सुनेंगे, एक सुपर कंडक्टर होता है। सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं? जब हम किसी कंडक्टिंग सब्सटेंस को बहुत नॉमिनल टेम्परेचर, ना के बराबर या माइनस टेम्परेचर में यूज़ करते हैं तो उसको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी कंडक्टिंग सब्सटेंस को बहुत कम टेम्परेचर पर यूज़ करते हैं ना, बहुत कम माइनस टेम्परेचर में यूज़ करते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर उस केस में रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत ना के बराबर हो जाता है। इस कारण वो सब्सटेंस बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, करंट बहुत अच्छे से फ्लो होता है, जिस कारण उसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? सुपर कंडक्टर क्या है? ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो सुपर कंडक्टर कैसे बनाया सकता है? किसी भी कंडक्टर्स को अगर हम ऐसी जगह पर इस्तेमाल करें या वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम कर दें, जिस कारण वो कंडक्टर कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, करंट की फ्लो की रुकावटें और कम हो जाती है। ठीक है, चलिए, ये नोट्स में नहीं है बट आपको पता रहना चाहिए, आप अपने पास में नोटिंग चाहें तो कर लेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? वैसे हमने भी पढ़ा था बट स्टिल मैं एक बार बुक से पढ़ा देता हूँ। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी is the average velocity that a particles such as an electrons attains in a metals due to an electric field। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मेटल को रखा जाता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं और उनकी जो वेलोसिटी होती है उसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे कोई ढकेल रहा है उसे। ठीक है, नॉर्मल वो मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स है जो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुद्दा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। वैसे हमने डिस्कस कर चुका है, रेजिस्टिविटी के बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करें सब्सटेंस का तो हाँ जी, तो यहाँ पे सब्सटेंस है, पहला है आपका वेरी लो रेजिस्टिविटी। ये वो मेटल्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी वेरी लो होती है। देखो रेजिस्टिविटी नेचुरल है, ये हम इसको
चेंज नहीं कर सकते, ये नेचुरल होती है, ठीक है। हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, हम रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी मेटल की, प्योर मेटल की। द सब्सटेंस शोइंग वेरी लो रेजिस्टिविटी, जिसकी रेजिस्टिविटी वेरी लो है, आर कॉल्ड कंडक्टर, और हम कह सकते हैं आर वेरी गुड कंडक्टर, ठीक है। हैविंग मॉडरेट रेजिस्टिविटी, जिनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं, मॉडरेट है, ठीक है। ये कंपैरेटिवली कंडक्टर तो है लेकिन बहुत अच्छे इफेक्टिव कंडक्टर नहीं होते, ठीक है, क्लियर है। देखो कम रेजिस्टिविटी वाले सब्सटेंस थे, कॉपर था, गोल्ड था, सिल्वर था, एल्युमिनियम था, यहाँ पे सबसे अच्छा है सिल्वर, फिर कॉपर, इस तरीके से आगे चार्ट दिया है, उस चार्ट में सिक्वेंशियल मैनर में हमने इनको अरेंज किया हुआ है, ठीक है। आगे वेरी हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, बहुत हाई रेजिस्टिविटी है, मतलब इतनी हाई रेजिस्टिविटी, कितनी हाई, इन्फिनिटिवली हाई, ठीक है। यहाँ वेरी हाई है ना, आप यहाँ पे लिख लेना, इन्फिनिटिवली हाई है ये, इन्फिनिटिवली हाई रेजिस्टिविटी है, ठीक है, इन्फिनिटिवली हाई रेजिस्टिविटी है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी है, करंट को बिल्कुल भी गुजरने नहीं देना है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक नोट हमने मेंशन किया हुआ है इधर, आपको रेजिस्टिविटी के बेसिस पर मेटल को अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स उनके होते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है, डिफरेंट पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक चार्ज को कैरी कर मूव करता है। एक्चुअल में होता क्या है, डिफरेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देता है, चार्ज कैरियर है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ में मूव करता है, और वो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाती है हीट में या लाइट में और अदर फॉर्म में, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन जब किसी एक एंड से दूसरे एंड तक डिफरेंट पोटेंशियल से कनेक्ट किया जाता है तो वो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, जिसके कारण उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी अगर बीच में रुकावटें हो तो वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है अदर फॉर्म में। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, क्लियर है। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी दी जाती है और फिर उसको बाद में हम अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी फॉर्म होती है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो हीट की फॉर्म में अगर कन्वर्ट होता है तो हम हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे साउंड भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी भी हम क्रिएट कर सकते हैं मैग्नेट का इस्तेमाल करके, बट अभी हम बात कर रहे हैं केवल किसकी, हम हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर रेजिस्टेंस के कारण हीट क्रिएट हुई, हाँ है ना। तो सर हम ऐसे सब्सटेंस को, अगर मेरे को प्रेस बनाना है, आयरन बनाना है, मेरे को हीटर बनाना है ना, मेरे को हीटिंग एलिमेंट बनाने हैं, तो सर मैं उस हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन से मेटेलिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करूं जिनका रेजिस्टेंस या जिनकी रेजिस्टिविटी क्या हो, सर हाई हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गुजरेगा आसानी से गुजर जाएगा तो हीट एनर्जी क्रिएट नहीं होगी ना। अगर इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है तो वो अगर रेजिस्ट होगा गुजरने में तो उनकी काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। तो अब यहाँ पे पढ़ना है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग appliances such as electric iron, toaster etc. make up of alloy rather than the pure metals। इसमें हम अलॉय का इस्तेमाल करते हैं प्योर मेटल की बजाय। सर अलॉय को क्यों, एक्चुअल में हम अलॉय की हेल्प से ऐसे सब्सटेंस बना लेते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली हाई होता है लेकिन जिनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस भी बढ़ा दिया, पहली चीज़ हीट हो जाएगा, लेकिन हीट होने से आपको पता होगा मेल्ट हो जाएंगी मेटल्स, है ना, हाई हीट पर। तो ऐसे अलॉय सेट किए जाते हैं, ऐसे मिक्स धातु बनाए जाते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट भी हम क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं, जिससे ज़्यादा गर्म होने पर भी वो आसानी से नहीं पिघलते हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ, द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज मच हायर देन द प्योर मेटल। इससे क्या होता है, रेजिस्टिविटी अलॉय की बहुत ज़्यादा हो जाती है प्योर मेटल से, ये करंट को अलाउ भी करते हैं और रोकते भी बहुत ज़्यादा है। सो इट प्रोड्यूसेस मोर हीट, इस कारण बहुत अच्छी खासी अमाउंट में हीट क्रिएट होती है। नेक्स्ट, इट अलाउ डज नॉट गो अंडर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि प्योर मेटल ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्साइड बना लेती है और जंग लग, जैसे आपके लोहे पे जंग लग जाती है, कॉपर ग्रीन हो जाता है, ऊपर से लेयर बन जाती है, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्साइड बना लेते हैं ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके मेटल,
लेकिन अलॉय बनाकर हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं मेटल्स को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बचा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा इससे क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे भी वो काम करते हैं, ड्यूरेबल बना लेते हैं इनको, ठीक है। ओके, आगे मैंने कुछ मेटेलिक सब्सटेंस और अलॉय का चार्ट दिया है जिनमें रेजिस्टिविटी बताई गई है। रेजिस्टिविटी क्या है, वो प्रॉपर्टी जो मेटल की, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को रोकती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था सिल्वर, ये ध्यान रखना, जिसका रेजिस्टिविटी सबसे कम वो सबसे अच्छा कंडक्टर। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की है, उसके बाद कॉपर है, अल्मोनियम है, उसके बाद टंगस्टन है, आयरन है, क्रोमियम है और ये प्लेटिनियम एंड सो ऑन, है ना। आप देखेंगे सीक्वेंशियल मैनर में, आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मुश्किल से 2 या 3 आप याद रखना, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी। और फिर उसके बाद में कुछ अलॉयज हैं, ये मैग्नीशियम है ना, ये और कंस्टेंटेंट, ठीक है, ये कुछ अलॉय है, नाइक्रोम, ये अलॉय है, ठीक है, क्लियर है। अलॉय का मतलब मिक्स धातु है, इनकी रेजिस्टिविटी आप देखेंगे कंपैरेटिवली हाई होगी, ठीक है। ये देखिए एवोनाइट, एवोनाइट ये सब इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर्स हैं सारे, इनकी रेजिस्टिविटी देखिए, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। ये एक्चुअल में ये पावर्स हैं, ये पावर्स हैं, ध्यान रखना, ये सब पावर्स हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पावर माइनस में है और यहाँ पावर्स देखिए कितनी ज़्यादा है। ये सारे क्या हैं, ये सारे इंसुलेटर्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है, क्लियर है, ये सारे सेमीकंडक्टर्स हैं और ये सारे कंडक्टर हैं। यानी कि हमने ऑर्डर वाइज लिखा है इनको रेजिस्टिविटी के और कंडक्टिविटी के। कंडक्टिविटी के बेसिस पे चले तो अपवर्ड कंडक्टिविटी हाई है और रेजिस्टिविटी बेसिस पे डाउनवर्ड रेजिस्टिविटी हाई है, क्लियर है, ठीक है। आपको आज का लेक्चर इतना समझ में आ गया होगा, ये आपका पार्ट 2 था 3rd लेक्चर का, इसमें आज हमें यहीं तक करना था, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आप कहेंगे तो सारी चीज़ों को जोड़ देता हूँ। आज हमने स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसमें हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया ए से बी तक, रेजिस्टेंस सब्सटेंस लिया, इसको हमने एक अमीटर और एक वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया कंडक्टिंग वायर के साथ। एक सेल, अभी एक सेल है, इसको हम बाद में इंक्रीज करेंगे और स्विच का इस्तेमाल किया और हमने देखा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे थे तो उतने टाइम से हमारा करंट भी बढ़ता है, उतने प्रपोर्शन में हमारा करंट भी बढ़ता जा रहा था, ठीक है। ये ओमिक सब्सटेंस है, इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। फिर यहाँ पे हमने देखा था रिलेशन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। फिर हमने देखा था मिस्टर ओम ने बताया था B इज प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ से डेवलप हुआ था B इज टू I है। R क्या था, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस के करंट के फ्लो को जो अवरोध होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था। फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंडक्टर का, है ना, रजिस्टर का किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो उसमें पहला था नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा था लेंथ ऑफ कंडक्टर, तीसरा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। फिर हमने लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, इन तीनों को मिलाकर एक डेरिवेशन क्रिएट किया था जहाँ पर हमें मिला था रेजिस्टेंस इज टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पर रो क्या था, रो सर रेजिस्टिविटी था। रेजिस्टिविटी क्या है, किसी मेटल की, एक प्योर मेटल की अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो करंट के फ्लो को रोकती है, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी। फिर रेजिस्टिविटी का हमने ये देखा था कि यूनिट कैसे डेवलप की, हमने ओम मीटर यूनिट डेवलप की थी। फिर एक लास्ट फैक्टर था जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों को असर करता है, वो था टेम्परेचर, ठीक है। किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर गिराएंगे तो रेजिस्टेंस गिर जाएगा। और साथ में हमने सुपर कंडक्टर के बारे में बात की थी, ठीक है। सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम या फिर हम कह सकते हैं जीरो हो सकता है। जीरो के बराबर रेजिस्टेंस अगर है किसी कंडक्टर का तो वो सुपर कंडक्टर होता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। हम प्योर मेटल्स के कंडक्टर्स को अगर हम बहुत कम टेम्परेचर पर, माइनस टेम्परेचर पर अगर यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर चार्ज का टोटल आपको आउटपुट मिलेगा, वहाँ पर कोई भी चार्ज लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लॉस चार्ज का नहीं होगा, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि दीज आर द सुपर कंडक्टर, ठीक है। वहाँ पे चार्ज के फ्लो को बिल्कुल भी रुकावट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में रेजिस्टिविटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने। अब हम वापस एक बार जाते हैं, जो हमने टर्म्स छोड़े थे बिगिनिंग में, मैं उनको अब कैरी करता हूँ, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब आपको क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में पता है, ठीक है, ठीक है, अब आपको क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में पता है तो अब ध्यान से समझना है
कि अमीटर वोल्ट मीटर को इलेक्ट्रॉन या गैल्वेनोमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी चाहिए। एक्चुअल में अगर एक पाइप है जस्ट इससे पानी का फ्लो हो रहा है और ये पाइप आगे जाके बेंड होके ये अलग अलग दो पाथ में, दो रास्ते में जाता है, ठीक है। और आपको देखना है कि कितना पानी आपके सोर्स है, इस सोर्स से कितना पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि सोर्स से पानी कितना फ्लो हो रहा है, दो अलग अलग रास्ते में जा रहा है, क्लियर है। इस सोर्स से कितना पानी फ्लो हो रहा है ये आपको चेक करना है। तो एक लॉजिकल मेरे को बात बताइए कि आप डिवाइस को, जो मेजरिंग डिवाइस है उसको इधर लगाएंगे, इधर ए पोजीशन, इधर लगाएंगे बी पोजीशन, या इधर लगाएंगे सी पोजीशन। अगर मेरे को ये देखना है कि ये सोर्स है, ये एक अपने का समर है, समर से पानी निकल रहा है और इस तरीके से दो अलग अलग पाइप्स के थ्रू, एक पाइप से दो अलग अलग पाइप के थ्रू डाइवर्ट हो रहा है, फट रहा है, ठीक है। मेरे को ये देखना है कि सोर्स से टोटल कितना पानी निकल रहा है। तो मैं इस डिवाइस को, मेजरिंग डिवाइस को ए पोजीशन यहाँ लगाऊं या बी या सी किधर लगाऊं। अब इसलिए आपका आंसर होगा सर मेरे को अगर सोर्स का टोटल देखना है वाटर फ्लो तो मेरे को ए पोजीशन पे लगाना चाहिए, बिल्कुल सही। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर मैं ए पोजीशन पे लगा दूं या फिर मैं बी और सी पे अलग अलग लगा दूं तो ए से गुजरने वाले जो पानी का क्वांटम मैग्नीट्यूड जो ये वाला डिवाइस मेजर करेगा वो बिल्कुल उतना ही होगा ये दोनों डिवाइस मिलकर मेजर करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अब आगे जाके हम सीरीज और पैरेलल सर्किट समझेंगे, तब तक मैं इस तरीके से इस चीज़ को आपको बता देता हूँ। तो हम अगर रास्ता ऐसे गुजर रहा है करंट के फ्लो के लिए, ठीक है, अरे यार हाँ ठीक है, आप समझ लेना इसको। तो मैं अमीटर को इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, तो सर आंसर इज दिस कि हमें इधर लगाना चाहिए। इसको बेटा हम कहते हैं कनेक्शन इन सीरीज, ठीक है। अगर हम किसी लाइन में सीधे सीधे किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरा रास्ता उसके लिए नहीं खोजते, दूसरे रास्ते में अलग से कोई कनेक्टिविटी नहीं देते, इसको कहते हैं कनेक्शन इन सीरीज। तो अमीटर को किसी भी सर्किट में कैसे लगाया जाता है सर? सीरीज में लगाया जाता है। मतलब सीरीज का बेटा क्या, अमीटर को अलग से एक नए रास्ते से लटकाया गया नहीं, एक ही एंड पर सीधे लगा दिया गया, ठीक है, क्लियर है, ध्यान से समझेंगे, एक ही एंड पर सीधे लगा दिया गया। तो अमीटर को किसी भी सर्किट में सोर्स से निकलने वाले करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको सोर्स की मेन लाइन में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। सब लाइन में कनेक्ट नहीं करेंगे, मेन लाइन में ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। दूसरा, अब ध्यान से समझो, अगर मैं अमीटर को कनेक्ट करता हूँ किसी सर्किट में, अगर मेरे को ये देखना है कि इधर से कितना करंट गुजर रहा है इस पॉइंट से, तो मैं अमीटर को यहाँ से इस तरीके से लटकाऊंगा या फिर मैं इधर ही अमीटर को फिक्स करूंगा, फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन। तो देखो ध्यान से बच्चों, अगर मैं अमीटर को इधर इस तरीके से हैंग कर दूंगा ना, तो अमीटर को ये चेक करना है कि कितना करंट पास हो रहा है। तो होगा क्या, करंट यहाँ से ना गुजर कर कुछ करंट यहाँ से गुजर जाएगा, कुछ करंट यहाँ से गुजर जाएगा, करंट डाइवर्ट हो जाएगा और ये अमीटर केवल इस करंट को बताएगा जो इधर से गुजर रहा है, जबकि काफ़ी हद तक करंट यहाँ से गुजर चुका होगा, क्लियर है। तो अगर मैं अमीटर को किसी भी सर्किट में इस तरीके से पैरेलली कनेक्ट कर दूं, यानी कि ये रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल कनेक्ट कर दूं, तो यहाँ पर ये अमीटर जो प्रॉपर सोर्स से निकलने वाले टोटल करंट को नहीं बता पाएगा, क्योंकि कुछ करंट, ये मान के चलो ना पानी है, पानी ऐसा सप्लाई हो रहा है, एक पाइप ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो आपको ये देखना है कितना गुजर रहा है। तो अलग से एक पाइप ऐसे जोड़ के यहाँ से लगाओगे, ऐसे ज्वाइंट करके, तो क्या होगा, कुछ पानी ऐसे गुजर जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, तो ये किसको काउंट करेगा, इसको, और बाकी जो यहाँ से गुजरेगा उसको काउंट नहीं करेगा, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। तो हमें कैसे लगाना चाहिए था सर हमें अमीटर को कैसे लगाना चाहिए था सर, हमें अमीटर को ऐसे लगाना है, ठीक है, क्लियर है। इससे क्या होगा, टोटल करंट जो भी सर्किट में फ्लो होगा उसको ये इजीली काउंट कर लेगा, क्लियर है। आप कैसे समझ सकते हैं, जो मैंने पाइप का कनेक्शन वाला एक एग्जांपल दिया था वहां से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा बताइए, अमीटर का काम क्या है सर? अमीटर का काम है किसी सर्किट में गुजरने वाले करंट को मेजर करना, कितना करंट गुजर रहा है। तो सर क्या इसका काम करंट को गुजरने से रोकना है? बिल्कुल नहीं, इसका काम करंट को गुजरने से रोकना नहीं है। करंट को तो ये कुछ भी नहीं कहेगा, भाई गुजर जाओ करंट, इसका काम तो केवल एक वॉच डॉग का है, ये देखता रहेगा और बता देगा कितना करंट गुजरा है।
क्या इसको करंट को गुजरने से डिस्टर्ब करना है? बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। करंट के गुजरने से रोकना है, नहीं कर रोकना है, ठीक है क्या। तो अच्छा, अब इतना क्लियर है तो एक क्वेश्चन का आंसर दो। तो अमीटर में जो भी हम सर्किट यूज करने वाले हैं उसमें रेजिस्टेंस जो करंट को गुजरने से रोकता है, वो रेजिस्टेंस हाई रखना है या लो रखना है? उसमें मेटल जो यूज करना है ना, तो उसमें ऐसा रेजिस्टेंस यूज करना है, रजिस्टर यूज करना है जिसका रेजिस्टेंस हाई हो या लो हो। तो सोचो ना, अमीटर का काम है करंट को मेजर करना, करंट को रोकना नहीं है, करंट को जाने देना। जाने देना तो रेजिस्टेंस कम चाहिए, ठीक है। तो तीन बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। पहला, अमीटर को सोर्स लाइन में कनेक्ट किया जाएगा, अमीटर को कभी भी सब लाइन में कनेक्ट नहीं किया जाएगा, मेन सर्किट की मेन लाइन में कनेक्ट किया जाएगा अगर आपको सर्किट का टोटल करंट पता करना है। अगर आप सब लाइंस में कनेक्ट करेंगे तो हर लाइन का अलग अलग अमीटर अगर आप कनेक्ट करते हैं, फिर वो सारे मीटर्स का मिलाकर टोटल करंट उतना ही होगा जो मेन लाइन का करंट होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, अमीटर को कभी भी पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते, यानी कि अमीटर को हम सर इस तरीके से सर्किट में कनेक्ट करते हैं, अमीटर को सर्किट में इस तरीके से कभी भी कनेक्ट नहीं करते, ठीक है। अगर मेरा पानी ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैं इधर अमीटर लगा दूंगा जो मेजर करेगा, अगर पानी ऐसे फ्लो हो रहा है तो अमीटर इधर नहीं लगाएंगे, नहीं तो पानी कुछ इधर से गुजर जाएगा, कुछ इधर से जाएगा और ये करेक्ट मेजर नहीं बता पाएगा। तीसरी चीज, अमीटर का जो सर्किट है, अमीटर एक अप्लायंस है, इसके अंदर भी अपना एक सर्किट लगता है, तो अमीटर का जो सर्किट है उस सर्किट में यूज होने वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टर, हम रजिस्टर बोलेंगे, रजिस्टर का रेजिस्टेंस हाई होगा या लो होगा? सर इसका काम क्या है? सर इसका काम है करंट को गुजर जाने देना, तो इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस लो होगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। ये मैंने छोड़ इसलिए दिया था क्योंकि अब आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन एम्पियर in a circuit which is always connected in series। पहला टर्म सीरीज में कनेक्ट होगा। in a circuit show that the current to be measured may pass through it, जिससे कि करंट केवल इसी से पास हो, जो मैंने बताया था इसी से पास हो। the resistance of an ideal ammeter is 0। बहुत अच्छा मीटर अगर आपका है तो रेजिस्टेंस 0 होगा, या फिर हम कह सकते हैं लीस्ट रेजिस्टेंस आप रखेंगे। क्लियर है? ऐसा क्यों? जिससे कि यहाँ पर अमीटर से करंट का फ्लो को रुकावट ना हो, करंट एक्चुअल सर्किट में बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करे, ठीक है। चलिए, अमीटर क्लियर है। अमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो किसी सर्किट में करंट के फ्लो को मेजर करता है और कितना करंट एम्पियर में होता है, कितना करंट फ्लो हो रहा है ये बताता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर एक्चुअल में क्या करता है? वोल्ट मीटर क्या बताता है कि सर एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक अगर चार्ज किसी रजिस्टर से गुजरता है तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज के जाने में कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन कितना हुआ। वोल्ट मीटर सर क्या करता है? वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द वर्क डन बाय द चार्ज टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, या फिर मैं कह सकता हूँ वर्क डन इज अ डिवाइस टू मेजर द वोल्ट पोटेंशियल, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए, तो अब एक बात बताओ, किसी सर्किट में अगर चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में कितना वर्क डन किया ये पता करना है तो वोल्ट मीटर को कैसे लगाना पड़ेगा? सर वोल्ट मीटर को यहाँ से यहाँ तक ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों वोल्ट मीटर को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक का आपको वर्क डन पता करना है ना, आप उसको उसी एंड पे लगाते हैं, ठीक है। अगर आपको टोटल सर्किट का वर्क डन पता करना है जिसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, से अगर एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है, ऐसे लगे हुए हैं, है ना, और आपको अगर टोटल सर्किट का पोटेंशियल पता करना है तो आप यहाँ से यहाँ तक एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करें, जिससे आपको पूरे सर्किट का वर्क डन पता लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। तो वोल्ट मीटर क्या करता है? सर वोल्ट मीटर किसी भी सर्किट में ए पॉइंट से बी पॉइंट, एक एंड से दूसरे एंड तक, रजिस्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक चार्ज के द्वारा किए गए, चार्ज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किए गए वर्क डन को काउंट करता है, ठीक है।
तो सर इसको कनेक्ट भी कैसे करेंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक दो एंड से कनेक्ट करेंगे। अगर एक वायर ऐसे जा रहा है, सॉरी एक वायर ऐसे जा रहा है, ये रेजिस्टेंस है, अब मेरे को वोल्ट मीटर लगाना है यहाँ से यहाँ तक, तो एक बार इधर जोड़ना पड़ेगा, एक बार इधर जोड़ना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में कैसे महसूस होते हैं, एक दोनों आपस में पैरेलल महसूस होते हैं। इसको हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। और जो एक ही लाइन में कनेक्ट करेंगे, दूसरा वायर नहीं होगा, उसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, क्लियर है। दूसरा इसका काम क्या है सर, इसका काम ये है कि यहाँ से जो चार्ज ऐसे करके जा रहा है, यहाँ से जो चार्ज ए से बी तक जा रहा है, इसको देखना है कि उस चार्ज को ट्रेवल करने में कितना वक्त हुआ। वो चार्ज किधर से किधर जा रहा है, ए से बी तक। तो सर वो चार्ज ए से बी तक दो रास्ते हैं, एक तो ऐसे जा सकता है, दूसरा इसके थ्रू होके जा सकता है। हाँ, लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि चार्ज के ए से बी तक जाने वाले वर्क डन को चेक करना थ्रू द रेजिस्टेंस, है ना। तो क्या सर ये चार्ज को ऐसे जाने की परमिशन देना चाहिए, आंसर इज नो। यानी कि वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर की एक खासियत होनी चाहिए कि वो चार्ज को अपने थ्रू ए से बी तक ना जाने दे। नहीं तो चार्ज ए से बी तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन वर्क डन इधर हुआ ही नहीं। ठीक है, वर्क डन थ्रू द रजिस्टर हुआ ही नहीं। तो यानी कि वोल्ट मीटर को करंट को अपने थ्रू पास नहीं होने देना है, वोल्ट मीटर को करंट को अपने थ्रू पास नहीं होने देना है, नहीं होने देना है। तो सर यानी कि इसका जो सर्किट है, उसका जो रजिस्टर है, उसमें रेजिस्टेंस की डिग्री कैसी कर दो, हाई कर दो। हाँ, हाई रेजिस्टेंस कर दो, जिससे क्या होगा, करंट इधर से नहीं गुजर पाएगा, करंट को जाना इधर से ही पड़ेगा। तो जितना भी टोटल करंट ऑफ द सर्किट है वो इधर से ही जाएगा, और ए से बी तक जाने का ये वर्क डन इस तरीके से ए से बी तक जुड़ा है, आसानी से बता देगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं वोल्ट मीटर क्या है। सर वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द वर्क डन और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। ठीक है, क्लियर है। हाँ, इट इज एन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट विच इज which measures the potential difference in volt between 2 points of an electric circuit। ठीक है, एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर है हायर रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट टू पास थ्रू इट, इससे करंट ना के बराबर ही गुजरे, जिससे कि टोटल करंट किसके लिए यूज हो, वर्क डन के लिए यूज हो। ठीक है, हाँ, और ये इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करते हैं, किसके, उस रेजिस्टेंस के जिसके थ्रू करंट के वर्क डन को, हमें चार्ज के वर्क डन को काउंट करना है। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, वोल्ट मीटर क्लियर है, अमीटर क्लियर है। ठीक है, अमीटर की खासियत है, अमीटर केवल एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को बताएगा। अमीटर की सुई हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, और करंट चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले, चाहे आप बैटरी सेल को रिवर्स करके लगा दें, यानी कि करंट, आप बैटरी को रिवर्स करते हैं तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है। अगर मैं सेल को बदल दूंगा तो अगर वायर सर्किट में करंट ऐसे चल रहा था, सेल बदलने से ऐसे चलेगा। ठीक है, लेकिन अमीटर अपनी जगह फिक्स अगर आपने कर दिया है, तो अमीटर की खासियत है ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता। अमीटर केवल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बताता है। तो अमीटर में जो निडल है वो एक्चुअल में 0 से स्टार्ट होती है, और आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी रीडिंग जितनी भी कैपेसिटी तक आप यूज़ करते हैं मीटर से 500 तक, है ना, तो 500 एम्पियर तक का अगर मीटर है तो इस तरीके से ये इस तरीके से इसको बताएगा, यानी कि 0 से 1 2 3 4 एंड बढ़ता जाएगा, और अगर जैसे ही करंट फ्लो रुकेगा तो फिर से 0 पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। वोल्ट मीटर की बात करें, सिमिलर वोल्ट मीटर भी क्या करता है, ये भी डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। ठीक है, ये भी 0 से स्टार्ट करता है, 0 से बढ़ते बढ़ते हाई वोल्ट तक जाता है या लेस वोल्ट तक आता है वोल्ट मीटर। ठीक है, अब तीसरा टर्म है गैल्वेनोमीटर। एक्चुअल में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर टाइप का मीटर ही है ना, लेकिन गैल्वेनोमीटर और अमीटर में क्या फर्क है। गैल्वेनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, देखो अमीटर केवल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बता सकता है। ठीक है, अमीटर केवल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बता सकता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो ऐसा मीटर है ना, जो डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता सकता है। एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, बाकी सारे फंक्शन अमीटर वाले हैं, लेकिन इसमें ऐसा सर्किट होता है, इसमें सुई नॉर्मली 0 पे होती है, और 0 से 2 डायरेक्शन में फ्लो होता है, से 10 20 30 या 100 200 जो भी आप मेंशन करेंगे। ठीक है, क्लियर है।
ये करंट की डायरेक्शन के साथ सुई काम करती है। अगर आपका करंट सर्किट में इस तरीके से चल रहा है इससे, तो ये सुई यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है, बढ़ती जाएगी हाईएस्ट करंट के लिए। लेकिन अगर आपके सर्किट में करंट कैसा चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, तो ये सुई यहाँ पे होगी नॉर्मली और इधर जाएगी, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एज वेल एज इट्स डायरेक्शन इन द सर्किट, ठीक है। बाकी सारे फीचर्स इसमें किसके होते हैं, अमीटर के होते हैं, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, इसका रेजिस्टेंस सर 0 होगा या वेरी लो होगा। इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सब कुछ वैसा ही वैसा, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है, ये बुक में आपके नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये एक अच्छा टर्म था ये मैंने इसलिए लिख दिया था। नेक्स्ट टर्म है रेओस्टेट या रेओस्टर कहते हैं इसको। एक्चुअल में जो आपके घरों में पंखों में या कूलर में एक डिवाइस गोल गोल लगा रहता है ना, जिसकी हेल्प से आप स्पीड ऑफ फैन मैनेज करते हैं, वो रेओस्टर है, रेओस्टेट कहते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल आपके घरों में जो बिजली की सप्लाई आ रही है, वोल्ट है, वो फिक्स है, लेकिन स्टिल आपके पंखे पे जो करंट की सप्लाई है वो कम हो जाती है। किसकी हेल्प से, रेओस्टेट की हेल्प से। रेओस्टर या रेओस्टेट एक डिवाइस है, एक अप्लायंस है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, करंट के फ्लो को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको रेगुलेटर भी कहते हैं कई लोग, ठीक है बेटा। जनरली हमारे घरों में जो पंखों में लगता है उस टाइप का रेगुलेटर होता है, कवर्ड होता है इसको। और अदरवाइज बड़ी बड़े अप्लायंसेस में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में हम इस तरीके के एक्सपेरिमेंट के लिए इस तरीके के रेओस्टर का इस्तेमाल करते हैं। रेओस्टर एक्चुअल में होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। रेओस्टर अब समझ में आएगा। देखो एक्चुअल में क्या है, मैं एक छोटा आइडिया देता हूँ, बाकी एक्चुअल जो है ना वो तो आप खोल के देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। मान के चलिए मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट मेटेलिक सब्सटेंस को यूज़ किया। ये मैंने लिया एक इंसुलेटर, ठीक है, इसको 0 नाम दिया। ये बन पे मैंने थोड़ा सा कंपैरेटिवली कहेंगे इससे थोड़ा कम रेजिस्टेंस है, लेकिन कंपैरेटिवली हाई है। यहाँ पे एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा लगाया, इसका रेजिस्टेंस इससे तो कम है, लेकिन हाँ 3 से हाई है। और इस तरीके से मैंने जितने भी आपको रीडिंग का लेना है, या आप रेगुलर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से एक एंड पे मैंने सोर्स को इस पे सोर्स को ज्वाइन किया और एक एंड पे मैंने सप्लाई को ज्वाइन किया। यानी कि मान लेते हैं ये नीचे है, करंट से जुड़े हुए हैं, और ये मेरा ऊपर का टिप है जो पंखे पे पावर देता है। अगर मेरा टिप इधर है तो हमारा सोर्स और टिप कनेक्टेड है एक इंसुलेटर मटेरियल के साथ, इंसुलेटेड मटेरियल के साथ, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ, हम बंद पे आते हैं, तो हम इंसुलेटेड मटेरियल के बजाय अब कंडक्टिंग मटेरियल से जुड़ जाते हैं, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई है, तो इसमें करंट कम फ्लो होता है, ठीक है। 2 पे आते हैं बढ़ जाता है, 3 पे आते हैं बढ़ते, 4 पे बढ़ते, 5 पे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से ये एक आपके घरों का जो रेगुलेटर है वो लगभग इस तरीके से काम करता है, ठीक है। रेओस्टर क्लियर है? आपको केवल नॉलेज के लिए बताया गया है, बाकी कोर्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने सारी बातें इस लेक्चर में डिस्कस की, इस नोट्स की डिस्कस की, ठीक है। आपको ये नोट्स की PDF शेयर कर दी जाएगी साथ में, आप लोग इसको आसानी से एंजॉय करेंगे। कहीं पे भी कोई डाउट है आप मेरे को भेज दीजिएगा, मैं आपके डाउट शेयर करूँगा, ठीक है। अभी इस चैप्टर में मेन 2 लेक्चर हमें डिस्कशन के लिए लेने हैं, कॉन्सेप्ट के लिए लेने हैं, है ना। 2 लेक्चर अभी कॉन्सेप्चुअल रह गए हैं जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, और देयर आफ्टर बाकी डाउट सेशन और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको शीट शेयर की जाएगी, और डाउट सेशन के लिए लाइव लेक्चर्स आपके हम रखेंगे, ठीक है। चलिए ओके, होप सो आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। और स्टिल अगर कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा।